अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हम दोनों को देख रहे हैं बराह रास्त 92 न्यूज़ पे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और बड़ी ही अच्छी बात यह कि आज 13 जून और 13 ज़िलक़द दोनों 13 तारीख है। वाह। तो मेरा ख्याल है आज का बहुत ही स्पेशल दिन है। ये जो है हज से पहले के जो है ये दिन चल रहे हैं और बहुत ही बाबरकत दिन है। हजाज इकराम अपने जो है हज के फर्ज के लिए पहुंच रहे हैं सऊदी अरब। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत कुछ है। मेरी जब मैं गई भी थी शाहजेब, आप लोग आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत मिस किया सबको, एक एक टीम मेंबर को। वी आर ऑल ब्रदरहुड व्हाट्स कॉल्ड, बट अंदाजा नहीं था कि इतनी जो है वो अफसोसनाक खबर शाहजेब हम वहां सुनेंगे। और कुछ दिन पहले की बात है, इसी फ्लोर पे इसी सेट पर डॉक्टर साहब मरहूम हमारे साथ थे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बस ये क्लियर करना चाहूंगी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से और सबसे पाकिस्तान की तरफ से और शाहजेब और माया की तरफ से कि हमने ये सुना है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो शोज में आकर पैसे लेते थे और उसको XYZ इस तरीके से यूज करते थे। तो हम ये हल्फिया दोनों इस बात पे गवाही देना चाहते हैं कि डॉक्टर आमिर लाक हुसैन उनके दर्जात अल्लाह पाक जो है वो बुलंद फरमाए, हमसे उन्होंने कोई भी कभी भी किसी भी शो में आज तक जितनी भी शो में वो आए उन्होंने कभी मुझसे एक पैसा नहीं लिया, कभी हमारी टीम से। शाहजेब ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रोग्राम में सुबनामा में सबसे पहले जो हम खबर शामिल करेंगे वो भी इंतहाई अफसोसनाक है, जो कि पड़ोसी मुल्क से आ रही है और भारत से, जहां पर गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। अब मुसलसल तंग की जा रही है। हमने इससे पहले भी देखा है, माजी में भी, कि मुसलमानों को वहां पर किस तरीके से तंग किया जा रहा है। कैसे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, माया इवन हिजाब का मामला हो या मस्जिद हो, हर जगह पर जाकर उन्हें तंग भी किया जाता है, उन पर तशद्दुद भी किया जाता है। और जिस तरीके से वहां पर हम देख रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हैं वो उनका सिलसिला जारी है और इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, उसे पकड़ धकड़ भी हो रही है और साथ में तशद्दुद भी किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ शाहजेब, अभी हम मदीने और मक्के में थे तो इंडिया और बांग्लादेश, कजाकिस्तान, मालदीव्स और इधर इंडोनेशिया से फ्लाइट्स आ रही थी। जब इंडियंस नजर आए तो उर्दू बोलते हुए देखा मैंने ऐसे पूछा ना, क्योंकि हम शोज कर रहे हैं, मैंने ऐसे पूछा उनसे, मैंने कहा मुसलमानों के हवाले से कैसे हालात हैं हिंदुस्तान के? पता है उन्होंने क्या बोला? कह रहे बहुत मुश्किल है वहां पर, बहुत मुश्किल हालात है। मैंने कहा कि आप रिकॉर्ड करवा लेंगे कुछ? तो वो खौफजदा हो गए। लोगों को वहां पर मुसलमानों को शदीद डंडे बरसाए जा रहे हैं, खौफजदा। यही वो इंतहा पसंद है, इसकी हम बात करते हैं कि किस तरीके से बीजेपी है जो मुसलसल कोशिश कर रही है मुसलमानों को तंग करने की, साथ में पकड़ धकड़ की जा रही है और इसी के खिलाफ वहां पर मुजाहरे भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, 250 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में देख रहे हैं कि मुसलमानों के जो घर हैं उस पर बुलडोजर फेर दिए गए हैं, उन्हें मिसमार किया गया है। साथ में आपको यह भी बताएं कि जो वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है भारतीय फोर्सेस की जानिब से, उसकी मजम्मत भी की जा रही है। भारत भर में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ जो मुस्लिम हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करते करते उन पर भी तशद्दुद किया जा रहा है। कई बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर मुख्तलिफ जो मुसलमान हैं, जो कम्युनिटीज हैं, वो इकट्ठी होती हैं एहतजाज करने के लिए और वहां पर उनके ऊपर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है भारतीय फोर्सेस की जानिब से। अच्छा, फौज के मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की वजह से कुछ मुसलमान शहीद भी हुए हैं और जख्मी भी काफी, उनकी तादाद जो है वो पता चलती रहती है। भारतीय फोर्सेस ने पुरअमन खवातीन मुजाहिरीन पर भी दावा बोल दिया। अगर खामोशी से बैठकर अपना एहतजाज कर रहे हैं तो किस तरीके से डंडे जिस तरह बरसाए जा रहे हैं, लाइन में खड़े कर करके उनके ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं फुटेजेस। लेकिन अगर इस तरीके से ये तशद्दुद बढ़ता जा रहा है और आलमी फोरम्स पर आवाज बुलंद भी की जा रही है, लेकिन आलमी सतह पर इसका नोटिस लेना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की भी बात करते हैं कि अब इस पर जो है ना वो रोकथाम अब करनी होगी। जिस तरीके से मुसलमानों को तंग किया जा रहा है मुसलसल, ये बात अब रुक नहीं रही, ये मामला रुक नहीं रहा है। आगे चलते हैं, बजट के हवाले से बात करेंगे और पंजाब के बजट के हवाले से बात करेंगे कि पंजाब का माली साल 2022-23 का जो टैक्स फ्री बजट है वो आज पेश किया जाएगा। हजम 3,226 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज दी गई है, जबकि तरक्याती जो अखराजात हैं उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि 685 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज भी सामने आई है। साथ में सरकारी तनख्वाहें माया वो भी और पेंशन, इन दोनों में इजाफा किया जा रहा है। वाह, ओके, यानी कि हेल्थ कार्ड के लिए 127 अरब, 200 यूनिट वालों के लिए 15 अरब सब्सिडी की तजवीज दी गई है और बजट मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास तलब भी कर लिया गया है। तो ऑब्वियसली इस हवाले से भी आपको अपडेट देते रहेंगे आगे सुबनामा में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि उसका बजट भी आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 खरब 320 अरब का बजट पेश किया जा रहा
रहा है। बिल्कुल, अब बजट में जो है वो 1 खरब 190 अरब रुपए बंदोबस्ती अजला के लिए मुख्तस हैं, जबकि 222 अरब रुपए कबायली अजला के लिए मुख्तस किए गए हैं। साथ में 418 अरब रुपए सालाना तरक्याती कामों के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो 319 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट है वो बंदोबस्ती, जबकि 99 अरब रुपए कबायली अजला के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो ये हो गया सबसे पहले पंजाब का बजट, उसके बाद KPK का बजट, जो कि आज पेश किए जाने का इम्कान है, आज पेश किया जाएगा। साथ में शहबाज शरीफ साहब भी बजट के हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जो उनका बयान, वज़ीर आज़म साहब जो है उनका जो बयान सामने आया वो ये कह रहे हैं कि नए माली साल का वफाकी बजट पिछली हुकूमत के मुकाबले में नुमाया बेहतरी दिखा रहा है और बेहतरी दिखाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि नौजवानों के जो तालीम के ज्यादा मौके हैं वो फराहम किए गए हैं इस बजट के जरिए, साथ में जिनमें बलूचिस्तान को खास तौर पर अहमियत भी दी गई है और ये कोशिश की जा रही है बजट में कि बलूचिस्तान को खास अहमियत की जाए, जो तालीम का शोबा है इसमें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाले इतने खुश नहीं है नए बजट से, उन्होंने काफी नाराजगी का भी कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार किया था। प्रोग्राम में आगे चलकर से भी बात करेंगे। अब जरा बिजली की आंख मचोली पे जरा बात कर लेते हैं। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को जिंदगी, उनको जीना उनका जो है मुश्किल कर दिया है, जीना उनका अजीरन कर दिया है। जिंदगी सर्वाइव करना, दिन गर्मी का सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। हुकूमती जो है वो दावों के बावजूद शहरी इलाकों में 8 और देहात में 16 घंटे की लोड शेडिंग अभी भी जारी है। कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि जो मुस्तस्ना इलाके थे माया, वहां पर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। पहले वहां पर लोड शेडिंग नहीं हो रही थी कुछ इलाकों में, लेकिन अब देख रहे हैं कि हर जगह पर तकरीबन 3 से 4 घंटे तो बड़ी मामूली सी बात है। अगर कराची की भी हम बात करें तो हर इलाके में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग तो की जा रही है और मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है जो कि 8-8, 10-10 घंटे की है। यानी कि चलो बिजली भी जा रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, लेकिन कभी कहीं ना कहीं वो ट्रिप जो हो रहा होता है ना बिजली का, जिससे कितने लोगों का नुकसान हो रहा होगा। कम वोल्टेज का और ट्रिपिंग का मसला बढ़ गया। इवन हमारे घर पर भी जो ये कम हम देख रहे हैं कम वोल्टेज की वजह से, और उसमें आपको ये डर भी होता है कि आपके जो अप्लायंसेस है वो खराब ना हो। स्टेबलाइजर लगाया हुआ है, बहुत जरूरी है कि आप लोग भी लगा लें। अगर ट्रिपिंग का मसला चलता रहा स्टेबलाइजर तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ ट्रिपिंग के साथ मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4662 मेगावाट है। आगे बढ़ते हैं सवात में जनाब, मरगजार के पहाड़ी सिलसिले पर जंगलात में ये आग लगने के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर कुछ दिनों के बाद हमें एक वाकया देखने को मिलता है आग लगने का। और अभी भी रिसेंटली आज सुबह भी मैं सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहा था आग लगने के हवाले से। लेकिन सवात में मरगजार के पहाड़ी सिलसिले में जंगलात में आग लग गई है और आग तेजी से आबादी की जानिब बढ़ भी रही है। इसको रोकने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जो रेस्क्यू एहलकार है वो आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको फैलने से रोका जाए, क्योंकि जब एक दफा जंगल की आग फैल जाती है तो महावरतन भी कहा जाता है। ये तो बात जंगल की आग की तरह फैल गई। बिल्कुल ऐसे। रेस्क्यू अकाम के मुताबिक अब तक जिले में 70 मकामात पर आग लग चुकी। 70 एरिया 70 स्पॉट्स पर। कैन यू इमेजिन? एक नहीं, 7 नहीं, 70। पुलिस ने आग लगने के वाकयात की जो है वो 13 FIRs दर्ज करके, आप सोचें 13 FIRs दर्ज हुई हैं, 15 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिए। लेकिन आप मुझे बताएं इस तरीके से शाहजेब, ये तो बिल्कुल वाकई में कोई एक लहर से उड़ी है। कैसे आग लग रही है, क्यों लग रही है? और कराची में भी हमने देखा अभी कुछ अर्से पहले भी और गुज़श्ता रोज भी मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी आग लगती है, उसको रोकने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन ऐसे में खैर ये तो जंगल की बात हो रही है, लेकिन जो मुख्तलिफ इमारतें हैं, चाहे कराची की बात करें, लाहौर की करें, हर जगह पर प्रॉपर फायर सिस्टम जो है, अलार्म सिस्टम जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए बिल्डिंग्स के अंदर भी, हर जगह पर, हर कमर्शियल एरिया में भी, ताकि आग को रोका जा सके अगर वो लग भी जाती है। बिल्कुल ऐसा है। आलमी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खदशा जाहिर किया है जनाब, जरा ये भी सुन लीजिए कि दुनिया तेजी से एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। ये इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जनाब थिंक टैंक की रिपोर्ट है। बिल्कुल इसकी रिपोर्ट है और उनके मुताबिक सर्द जंग के बाद पहली बार आलमी एटमी हथियारों में इजाफा हुआ है। खास तौर पर अभी रिसेंटली हमने रूस और यूक्रेन का मामला भी देखा है, जिसके बाद 9 बड़ी एटमी ताकतों में जो कशीदगी है वो बढ़ भी गई है, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। साथ में एटमी ताकत रखने वाली जो रियासतें हैं वो अपने असले को तेजी से अपग्रेड कर रही हैं, भी हमने देखा है। एटमी हथियारों को अपग्रेड किया जा रहा है और जिस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है, इसी पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हम आलमी जंग की तरफ चले जाएं। और जिस तरीके से आलमी एटमी हथियारों की बात हो रही है, इसमें इजाफा हो रहा है। रूसी सदर जो है अपने मुखालिफिन को एटमी हमले की कई बार धमकी भी वो दे चुके हैं और ये धमकी जो है एक तरह से ये इशारा भी है। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको सामने रखा गया है। पीस इंस्टीट्यूट जो है वो खासतौर पर सामने रखकर रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट जारी करता है जिसमें सब चीज़ें सामने आ रही हैं।
साथ में हम मैच के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है और जिस तरीके से माजी में भी हम मैचेस जीतते आ रहे हैं उनसे काफी हद तक हमने वेस्ट इंडीज को हराया है। एक बार फिर वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है और पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीत ली है। मुल्तान में ये मैचेस खेले जा रहे थे, बड़ी शदीद गर्मी भी थी मुल्तान की खबर आने देनी चाहिए, वहां पे भी मुझे बहुत सारे लोग मुल्तान, लेकिन वहां का स्टेडियम में बड़ा आबाद नजर आया, बड़ा हमें अच्छा लगा कि लोग वहां पर पहुंचे और शदीद गर्मी में भी प्लेयर्स जिस तरीके से वहां पर परफॉर्म कर रहे थे तो लोगों को देखने के लिए वहां पहुंच रहे थे। साथ में आपको बताएं कि शादाब मैन ऑफ द मैच करार पाए, जबकि क्रिकेट में आगे चलकर तफसीली बात भी करेंगे कि वेस्ट इंडीज को जो 53 रन से शिकस्त हुई है ऐसी क्या वजूहत थी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी। साथ में आपको बताएं कि शहनशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। साल पता भी नहीं चला, वाकई में एक पूरा डेकेड गुजर चुका है। अल्लाह पाक आपके दर्जात में फरमाए, आपके जितने भी अल्लाह खाना है उनके लिए बेहतरीन मामलात हों हर तरह से, दीन दुनिया और आखिरत के। सही था सुबनामा प्रोग्राम का आगाज करने पहले सेगमेंट से बजट और पब्लिक। बजट का सीधा सीधा रिश्ता होता है पब्लिक से, लेकिन पब्लिक उस बजट के बारे में क्या कहती है, जाहिर है बहुत कुछ कहती है। शाजिब तो क्या ख्याल है, जरा पब्लिक की तरफ भी जाया जाए। बिल्कुल पब्लिक की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो अशिया जरूरिया उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, जो पेट्रोल है उसमें इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल का जो असर है वो मुख्तलिफ अशिया पर देखते हैं कि जो महंगाई है उसकी एक नई लहर इस वक्त हम देख रहे हैं। हमने इससे मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी किए, जानने की कोशिश भी की लोग क्या कहते हैं, और ये सब कुछ होने के बाद मुसलसल पेट्रोल की कीमत माया बढ़ने के बाद भी IMF क्या मुतालबा कर रहा है, डू मोर। वैसे तो आप ना पर बिल्कुल से एग्जैक्टली डू मोर। और बात यह है कि दुनिया की, हमेशा कहते हैं ना दुनिया की परवाह नहीं क्या करो, लोग क्या कहते हैं फिक्र नहीं क्या करो, लेकिन बजट वो वाहिद चीज है जिसपे लोगों का कहना और लोगों का सुनना बहुत जरूरी होता है। हमारी टीम मेंबर शाहरुख है और देखिए अवाम ने उनसे क्या बातें की, आइए देखते हैं। वफाकी बजट 2022-23 पेश कर दिया गया है। हुकूमत का क्लेम है कि इस बार टैक्सेस का बोझ गरीब से हटा के अमीर की तरफ मुंतकिल किया गया है। लेकिन एक बुरी खबर भी है। वो बुरी खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोल पर 30 रुपये लेवी लेने का फैसला किया गया है। अब जब पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो अवाम मुश्किल में आएंगे। इस बजट पर अवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। हुकूमत ने बजट दिया है, इस बार कहा गया है कि गरीब से टैक्स कम करके अमीर से ज़्यादा लिया जाएगा। क्या आपको कैसा लग रहा है बजट? बहुत मुश्किल हो गया ना, गरीब का जीना तो बिल्कुल मुश्किल हो गया। जो भी चीज़ को हाथ लगाते वो खरीदी हमारी पहुंच से बाहर है। जो बंदा 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला है वो तो बिल्कुल मर ही गया ना, समझो। वो तो बिल्कुल उठ ही नहीं सकता, वो तो किसी सूरत में भी, चाहे इनके बजट जैसे भी आ जाए। अमीर जो है ना वो तो है ही अमीर, वो तो अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। अभी जिस सब्जी को भी हाथ लगा लो वो खरीद से पहुँच से बाहर हो जाता है बंदा। टेंशनें बढ़ती हैं कि मुश्किल में होता है ना बंदा, गरीब आदमी। बच्चों का पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। अब घी है, तेल है, आटा है, चीनी है, जो भी खरीदने जाओ बहुत मुश्किल है। गरीबी में गुजारा कर रहे हैं बस चुपचाप, कुछ भी नहीं कर सकते। हुक्मरानों के लिए कोई बोल सकता नहीं, कोई भी नहीं आवाज़ उठा रहा। अगर बजट पेश कर दिया गया है, कह रहे हैं कि इस बार टैक्स जो है वो गरीब से कम करके अमीर की तरफ बढ़ाया जाएगा, आपकी क्या राय है इस पर? जब आप डॉलर को इतना 200 के ऊपर ले आए, पेट्रोल भी 200 से ऊपर कर ले आए तो बेड़ा गर्क तो इसमें होगा। ये तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि पेट्रोल ये अपनी मर्जी से जो बढ़ाए जा रहे हैं, ये उसको बुरा बोल रहे थे आने से पहले कि जो बढ़ाया जा, अब उससे ज़्यादा ये बुरा कह रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ गए? क्या नाम है? सिकंदर। क्या करते हैं? भाई मैं कलर का काम करता हूँ। कलर का काम यानी मजदूर है? हाँ बिल्कुल। हुकूमत कह रही है कि इस बार जो हम बजट लाए हैं वो मजदूरों के मतलब का है, मजदूरों के लिए बड़ी आसानी होगी, क्या उम्मीद है? भाई हमें कोई उम्मीद नहीं है। देखो 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, सही है। 1000 रुपया दिहाड़ी में से 200 रुपया हमारा अपना खर्चा है, सही है। 200-250 का पेट्रोल खर्च हो जाता है। तो भाई हम, आप ही बताओ हम क्या करें उसमें? घर में क्या दें? घर में माँ बहन बच्चे हर चीज़ होती है भाई, हर किसी की। ये हुकूमत बैठी हुई है, बोल रहे हैं हर फी बंदे को 2000 रुपया। 2000 रुपया से भाई क्या बनेगा भाई?
2 दिन की मजदूरी नहीं होती भाई। तो ये सब बैठे हुए हैं, सब बोल रहे हैं गरीब आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा, ये रिलीफ मिल रहा है भाई। इतनी महंगाई हो गई है, बंदा 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता। गरीब आवाम जो है ना 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता। 20 रुपये किराया देकर आते थे 2 दिन पहले, और अभी 40 रुपये किराया देकर आ रहे हैं। पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है, ये 3 से 4 दिन और लगेंगे, पेट्रोल फिर महंगा हो जाएगा। तो गरीब आवाम तो भाई बस गई बस। हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, उनका ये क्लेम है कि ये बजट जो है गरीब दोस्त बजट है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए इंशाल्लाह बोल तो रहे हैं ये, और जो भी गवर्नमेंट आई है, अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है उनको मौका दिया जाए। नालायक 4 साल गवर्नमेंट हुकूमत करके गई है, जिसका खमियाजा पूरी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो देखें ये जो बैठे हैं लोग, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा काम करें। हुकूमत ने फैसला किया है कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ 14 साल कैद और भारी जुर्माने होंगे। दुकानदारों से जानते हैं उनकी इस पे क्या राय है और महंगाई ने उनके कारोबार को कितना मुतासर किया। हुकूमत ने जो है 2022-23 का बजट पेश कर दिया है, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से आपकी? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद ये है कि आगे महंगाई की उम्मीद है और सस्ताई की कोई उम्मीद नहीं है। गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो चल जा रहा है। गरीबों की तनख्वाह गवर्नमेंट के मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ गई, हमारी तनख्वाह कौन बढ़ाएगा? अच्छा, हुकूमत ने एक आसानी ये दी है कि अगर जो बंदा 1 लाख रुपए माह तक कमाता है उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये तो एक अच्छी खबर है, इस पर क्या कहते हैं? ये टैक्स अगर नहीं है तो अच्छी बात है इस पर, लेकिन ये हुकूमत 1 लाख रुपए भी कमा कौन रहा है? पहले तो ये बात है। महंगाई का दौर ऐसा चल रहा है कि हर चीज़, अभी थोड़ी मुर्गी तो थोड़ी सस्ती हुई, लेकिन जो चीज़ ऑयल है घर की ज़रूरत की चीज़ वो इस टाइम पे सस्ती नहीं, वो इस टाइम पे 550 रुपये किलो। एक बंदा जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला और 1 किलो तेल लेगा, खुले तेल भी ख़त्म हो गए मार्केट में, ख़त्म कर दिए गए। अब 1 किलो तेल जिसकी दिहाड़ी 500, वो तेल कहाँ से मुयसर करेगा? अच्छा, हुकूमत ने कहा है कि ये लोग जो मसनूई महंगाई करते हैं, जो चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, उन पर अब 14 साल कैद और भारी जुर्माने होंगे। इस पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ये बात कही है कि जो लोग ज़ख़ीरा अंदाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक चीज़ है, एक चीज़ का मार्केट का रेट निकल रहा है, अगर वो आपके कॉस्ट में नहीं है आप मत दो, लेकिन जो चीज़ एक लगातार बढ़ाते जा रहे हो, आप जमा कर रहे हो, सस्ती चीज़ बढ़ा के बेच रहे हो, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। उसके साथ जो तनख्वाहदार बंदा है जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी, वो तो उसको अफोर्ड कर लेगा। जिसकी सैलरी 10,000 रुपये, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? बजट ये अवाम पे बोझ है, ये बजट नहीं है। ये अवाम पे कोई लीफ नहीं है। सुबह से जो माल पड़े हैं अवाम के ऊपर, पहले भी बोझ था और वैसे भी वही बोझ है। कोई कारोबार के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है किसी की, ये माल वैसे के वैसे है। हुकूमत कह रही है कि जो 1 लाख रुपए तक कमाते हैं उनसे हमने टैक्स ख़त्म कर दिया, यानी गरीब जो है अब उससे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। हम लोग तो ठेले वाले, हमारा जो टैक्स है वो मंडी से पीछे है। वो मंडी का कारोबार जो है ना उनके ऊपर डबल लग के आ रहा है, तो वो हमारी जान से नहीं कर रहा है, उनकी जान से थोड़ी नहीं कर रहा है। उन लोगों के तो तनख्वाहें हैं, वो सुकून से बैठ के खा रहे हैं। हम लोग तो इसको सुबह जब बेचेंगे तो जब हमारे को 200-400 रुपये बेचें। अच्छा, अभी हुकूमत ने एक और फैसला किया है कि जो लोग मसनूई जाली महंगाई करते हैं, सामान रोक के रखते हैं, महंगा बेचते हैं, उनको 14 साल तक कैद हो सकती है। इस पर क्या राय है? उस पर राय ये है कि जो हमारे बड़े बड़े इतने लीडर जो गुजरे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होता, इनके ऊपर क्या होगा? हुकूमत ने गरीब आदमी के लिए टैक्स में कमी की है, लेकिन आवाम को यही फिक्र सता रही है कि किसी तरह महंगाई को काबू में किया जाए। खरीदार हो या हो ताजर, सबकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ है, खुदारा महंगाई को कम करो। जबरदस्त रिपोर्ट दी। एक्चुअली बहुत रियल फीलिंग्स थी लोगों की, एक अपनी जिस तरह इजहार था उन्होंने किया महंगाई के साथ, किस तरह वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह वो परेशान हैं। ये महंगाई होने के बावजूद, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद IMF खुश नहीं है। ये कौन कह रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है? मिफ्ता इस्माइल साहब यही कह रहे हैं कि अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी है उसमें कमी की गई है, लेकिन अभी भी जो लेवी है उसको बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल बढ़ेगा तो कीमतों में फिर एक तूफान आएगा, और बैरूनी जो कर्जे हैं हमारे वो मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी मामले में बात करने के लिए हमने राब्ता किया माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब से, उनसे हम बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त महंगाई की लहर चल रही है, अब भी IMF मुतमईन नहीं हो रहा, वजीर खजाना साहब भी यही कह रहे हैं, तो ये मामला किस तरफ जाएगा? ये ऊंट किस तरफ बैठेगा? कब पाकिस्तान में कुछ मईशत में बेहतरी आएगी या महंगाई में कुछ कमी आएगी? देखिए, बात सिंपल सी ये है कि अगर आप अपनी
मजबूरी और लाचारी को जितना ज्यादा दिखाएंगे वो उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट होगी। ठीक हो गया। तो ये जो है, अगर आप देखेंगे हुकूमत जब आई तो इन्होंने सबसे पहले आकर जो है बताया कि जी बहुत बुरे हालात है मईशत के, मईशत तबाह हो गई। और एक तरफ इन्होंने कहा लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार बंद हो गए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरह किस मुंह से बोल रहे हैं। फिर साथ इन्होंने बोला कि जी बहुत बड़े खसारे छोड़ के जा रहे हैं, तारीख के बुलंद तरीन खसारे छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अब उसका हुआ क्या? इन्होंने खसारे पे पहले बात करूंगा कि बोला कि जी करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से ज्यादा है, वो आपने 13-14 अरब डॉलर दिखता, उस डॉलर की कीमत बढ़ गई। इन्होंने कहा कि बजट खसारा बहुत ज्यादा 6,400 अरब का है, वो आखिरी में निकला 4,600 अरब। अब उससे क्या हुआ कि शरह सूद पड़ गई। अच्छा, ये 8 हफ्तों के दौरान जो है मुल्क में ज़र मुबादला के जिसे कहते हैं कोई तरसीलात की यही बात है, अब एक्सपोर्ट भी गिर गई, रेमिटेंस भी गिर गई। IMF जब ने देखा कि भाई इनका तो वजीर खजाना खुद ही जो है कह रहा है मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो क्यों ना आप इनसे जो है ना वो सारे काम करा लिए जाए जो दूसरी हुकूमतें रेजिस्ट करती। तो क्या मुजम्मिल साहब ये समझे हम कि उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया जो कि उनके ऊपर बैकफायर हो गया? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश ये की, इन्होंने कहा IMF से तो 2-3 चीजें की है ना, हम बढ़ा देंगे, फिर IMF से भी ले लेंगे, पहले PCI का तो काम करो ना। अच्छा, अब वो उस स्टेप पे वो खुद फंस गए। IMF ने उनको साफ इनकार कर दिया कि जी पेट्रोल बढ़ाओगे तो करेंगे। पेट्रोल बढ़ाया तो IMF ने कहा बिजली का कौन करेगा, बिजली बढ़वाई। फिर बिजली का बढ़ाया तो उन्होंने IMF ने कहा गैस का कौन करेगा, तो गैस बढ़ाई। अब ये समझे कि सब कुछ हो गया, हो जाएगा। IMF ने कहा बजट कौन देगा, बजट में ये चीजें डाले। अब जब इन्होंने बजट में ना गड़बड़ कर दी वापस से 2-3 सालों में, अपेरेंटली नजर आ रहा था कि ये जो है बजट जो इन्होंने दिया है, इस बजट को इन्होंने 12 महीने के हिसाब से नहीं बनाया। तवज्जो ये थी कि कुछ IMF की मोटी मोटी बातें दिखा देते और IMF को कहेंगे अब तो दे दो भाई पैसे। अच्छा, IMF जो है प्योरली इस बजट को, जो मिस्टर इस्माइल साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि उन्होंने इस बजट को रिजेक्ट कर दी। इनसे मतलब आधा काम करवा के रिजेक्ट कर दिए। अब ये परेशान हुए हैं कि ये जो इन्होंने कोशिश की थी कि टैक्स वालों को टैक्स में कुछ मुराद दे दें, जो 1 लाख तक कमा रहे हैं, और थोड़ा सा जो इधर उधर लेफ्ट राइट कर देते हैं, तरक्याती अखराजात में भी इन्होंने MNS के लिए पैसे रख दिए। IMF ने अब उसको रिजेक्ट कर दिया। अब IMF कह रहे हैं 2-3 चीजें। तो मुजम्मिल साहब बात काटने के लिए माजरत, लेकिन जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा है कि हुकूमत को मजीद जो है वो सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे, अब मजीद क्या सख्त इकदाम की तरफ उन्होंने इशारा किया, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं आप? मतलब व्हाट मोर कहते हैं ना, अब और क्या बाकी है? लेकिन जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ाओ, ठीक है जी। इसके अलावा बजट में जो है अपने अखराजात को कम करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। अभी ये बजट एक तरीके से इन्होंने 7 अरब डॉलर, एक छोटी सी मिसाल है, 7 अरब डॉलर उसके जो कर्जे लेने थे चीन और IMF से, वो डाले दिखाए नहीं, वो छुपा दिए। इसमें इतनी गलतियां हैं बजट में, इन्होंने ओवर एस्टिमेशन कर दिए बहुत सारी चीजों की। मिसाल के तौर पे ये खसारा दिखा रहे हैं अगले साल का 4,800 अरब, जो 7,000 अरब हमारा तखमीना से कम नहीं होगा। जब हम तखमीना 7,000 अरब का लगा रहे हैं तो IMF क्या अंधा है क्या? IMF को नजर नहीं आ रहा होगा कि ये जो है हमें ब्लफ कर रहे हैं? तो वो तमाम चीजें जो है आप देख ही रहे होंगे कि हमारे वजीर खजाना की बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन हुई है। तो ये तमाम चीजें जब तक नहीं होंगी, हम अच्छा मुजम्मिल साहब पड़ेगी तो जी मुजम्मिल साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये कि हुकूमत ये कह रही है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, और इस किस्म का बजट बनाया जा रहा है, इस किस्म के इकदाम सख्त फैसले किए जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो। महंगाई अभी बढ़ेगी लेकिन आगे चलकर हमें फायदा होगा। एक तो मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जिस किस्म का बजट पेश किया गया है, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, इससे हमारे इंपोर्ट बिल पर भी फर्क पड़ेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी, उसमें भी कमी आएगी? साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि वो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि साबका हुकूमत में, यानी कि जो PTI के दौरे हुकूमत था, इसमें गैर मुल्की कर्जे बढ़े हैं। हकीकत क्या है? देखिए, बात यह है कि एक सवाल का जवाब ये दे दूं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है, अभी तो इनको जो है ऑन द डे टर्म भी नहीं जो है इनसे कुछ चीजें बन रही। आप शॉर्ट टर्म छोड़ दे, लॉन्ग टर्म छोड़ दे, जिस तरीके की बजट और इसमें गलतियां, और अगर इतना शॉर्ट टर्म अच्छा बजट था तो हमसे ज्यादा खसारा क्यों दे रहे? दूसरी बात, बैरूनी खसारे की बात कर रहे हैं भाई, ये तो पब्लिश फैक्ट है
कि PMLN ने 5 सालों में जितना कर्जा लिया उसमें से सूद फाइनेंस करने के बाद नया कर्जा $22.5 अरब लिया 5 सालों में। हमने जो है इसी तरीके से 4 सालों में जितना कर्जा लिया सूद अदा करने के बाद हमने जो है $14 अरब लिया। ये तो पब्लिक सेक्टर है, ये तो इसमें कोई वो 2 नंबरी ही नहीं है। और जो है इसके मुकाबले में हमने जो है रेटिंग भी अच्छी रखी थी, रिजल्ट भी अच्छे रखे थे। आप बताएं ना 3 महीने पहले कहीं आपने सुना था इस मुल्क में कोई दिवालिये का खतरा है या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लोड शेडिंग, इस तरह की लोड शेडिंग आपने कहीं देखी थी? ये तो इनकी इनकॉम्पिटेंसी है, इन्होंने शोर मचा के जो है उल्टा सीधा काम कर दिया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। वज़ीर साहब वही वाली बात है कि अभी जब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बीइंग ऑन द शो। अभी बस उम्रे पे मैंने ना ये चीज तो वन ऑफ माई टॉप लिस्ट थी। अल्लाह पाक पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मुश्किलात के लिए, खुशहाली के लिए बहुत दुआएं की एंड आई एम वेरी श्योर अल्लाह पाक जो है बहुत जल्द उन दुआओं को जो कबूल करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद शाहज़ेब और माया के साथ रहेगा। हम इस वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं। प्लीज डू स्टे विद अस। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। शाहज़ेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार और इस बात पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बजट की हम बातें कर रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं जो कर्जे वाली बातें हो रही है IMF से, अवाम के साथ हमने आपको दिखाया, शाहरुख अहमद गए थे। अब बात ये है कि शाहज़ेब जो आम आदमी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। देखिए आप घर में जाते हैं तो हमारे घर में जो बड़े हैं वो कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, एक्स्ट्रा जो है ना वो लाइटें बंद कर दो। आप भाभीियों के पास जाते हैं, आप बेगमात के पास जाते हैं, कहते जी चिकन और आलू जो आपने पैसे दिए थे ना लास्ट वीक के, अब बजट खत्म हो चुका है। मासी आती है आपके घर में, बाजी बहुत महंगाई हो गई है, मैं सोच रही हूँ थोड़े पैसे बढ़ा दो। अब हर जगह देखो हर इंसान किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, और जो घर चला रहा है शख्स, उसकी आमदनी उतनी की उतनी है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो हम देख रहे हैं, जो हम बात नोट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और आमदन नहीं बढ़ रही, इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी जो ज़हनी सेहत है वो शदीद मुतासर हो रही है। और किस तरीके से मुतासर हो रही है आज इस पर हम तफसीली बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहा साबरी साहब मौजूद है। ताहा साहब वक्त निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। क्या ये सवाल करना गलत होगा कि इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई का असर इंसान की जहनी सेहत पर और उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये माशी मसाइल जो हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो घर के कमाने वाले हैं तो वो बहुत टेंशन का सामना महसूस कर रहे हैं। उस टेंशन की बनिस्बत उनके रवैये घर वालों के साथ नाखुशगवार बन रहे हैं और उसकी वजह से फिर घर में मसले हो रहे हैं और सबकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है। और जैसे वक्त बढ़ेगा तो ये शायद इसकी शिद्दत और भी बढ़ जाए। लेकिन ताहा साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये मामला अब इस तरफ जाता जा रहा है कि आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा और लोगों के घर के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक आम शख्स की अगर बात करें तो उसकी जहनी सेहत किस तरीके से मुतासर होती है? क्या ये मेंटल प्रेशर होता है जो लेकर वो इतना परेशान हो जाता है? वो परेशानी का नतीजा और क्या निकल सकता है? ये परेशानी किस तरफ जा सकती है, या कह लें कि ये कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है किसी के लिए भी? जी अब देखिए, जो घरे कमाने वाले हैं, किसी घर में मर्द हज़रात होते हैं, किसी में ख़वातीन भी शामिल होती हैं काफ़ी घरानों में, तो जाहिर है अब वो हमारे माशरे में ऐसा भी है कि जो हमारा घर है सिर्फ हमारे अपने बच्चे वगैरह नहीं होते, लेकिन अक्सर लोग अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के ख़ानदानों को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा सोशल सेफ्टी नेटवर्क हमारे माशरे के अंदर इस तरह करके बिल्ट इन है। अब इससे क्या होता है कि जो कमाने वाले हैं, जो ब्रेड विनर बोलते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये है कि जाहिर सी बात है कि खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी और रिस्ट्रिक्ट हो रही है क्योंकि बाइंग पावर आपकी कम हो रही है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि एक तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है, फिर रिजेंटमेंट बढ़ती है, फिर अब कोई अगर आके बोलता है कि ये भी कर दो तो फिर और फिर गुस्सा आता है। इज़्ज़त नफ्स भी इफेक्ट होती है कि मैं इतना कमा नहीं सकता जितनी ज़रूरियात हैं घर वालों की। घर वालों के सामने जो इमेज बना होता है कि इज्जत बनी हुई है कि मैं कमाने वाला हूँ या वाली हूँ। लेकिन ताहा सवाल ये ना कि ऐसे में फिर शख्स क्या करे?
क्योंकि वो मजबूर तो है कि उसको उसकी आमदनी इतनी है, वो आमदनी अपनी बढ़ा नहीं पा रहा है या वो उसके साथ कोई और काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी मेंटल जो स्ट्रेस है इसको कम कैसे करे, डिप्रेशन को कम कैसे करे, या किस तरीके से अपने ऊपर काबू पाए ताकि उसकी लाइफ, साइंस भी क्या है, और साथ में वो अपने आप पर काबू कैसे पाए कि अपनी लाइफ वो थोड़ी सुकून में गुजार सके और वो इसका शिकार ना हो। क्योंकि पहली चीज तो ये कि ये समझना जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं इस मसले में, ये पूरे माशरे का मसला है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम ये अपनी अना पे लेके बैठेंगे कि नहीं मैंने किसी से बात नहीं करनी और ये खुद ही देखना है, तो फिर मामला और संगीन होता जाएगा और आपके रवैये अफेक्ट होंगे। बेहतर ये है कि हम घर वालों के साथ बैठें, बीवी बच्चों के साथ बैठें और थोड़ा सा डिस्कस करें कि यार देखें खर्चे अब बढ़े हैं, थोड़ी सी माशी हालात अभी ख़राब होने वाले हैं, तो किस तरीके से अब हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में हम खर्चा कम कर सकते हैं, क्या और तरीके हैं जिससे कोई लेट्स से कि अगर आपकी घर में और लोग हैं जो कमा सकते हैं, कोई और जॉब्स वगैरह कर सकते हैं ताकि जो प्रेशर हो जो प्राइमरी कमाने वालों से थोड़ा कम हो। तो इस तरीके से डिस्कस करके और क्या कहते हैं साथ मिल के एक फ़ैसले करें, क्योंकि अब और थोड़े मुश्किल फ़ैसले होंगे भी, लेकिन अगर साथ सब होंगे तो फिर घर का माहौल बेहतर रहेगा। अगर इस तरह रहेगा कि एक ही बंदा इस पे सारा प्रेशर आ रहा है तो फिर माहौल फिर खराब होगा घर का। तो तहा क्या आप ये मशवरा देना चाहेंगे फैमिलीज को भी जो शख्स सुन रहे हैं कि देखें एक इंसान, अभी हम फोकस करें कि वो एक इंसान जो कमा रहा है या कफालत का जिम्मेदार है, क्या वो ख्वाहिशात जो घर वालों की होती है कि मुझे ये फोन चाहिए, मुझे ये सूट चाहिए, मुझे यहाँ का खाना खाना है, क्या उन लोगों को भी इस बात का ख्याल अब नहीं करना चाहिए कि जो इंसान कमा रहा है उससे बेसिक्स ही मेट हो जाएं और हम एक्स्ट्रा नीड और वांट के बीच का फर्क जो है ना वो क्लियर कर लें? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर मसले इसी वजह से होते हैं कि जो डिमांड्स होते हैं घर वालों के कमाने वालों पे, तो उसकी वजह से फिर बदमज़गी और लड़ाई झगड़े वगैरह शुरू होते हैं। तो ये सबको समझना ज़रूरी है कि ये वक्त मुश्किल है, और फिर सबको ये भी देखना है कि हमें सपोर्ट करना है, जो कमाने वालों को सपोर्ट करना है, जो कमाने वाले हैं उनको अपने ऊपर प्रेशर इतना नहीं लेना, उनको भी शेयर करना है अपने घर वालों से कि यार क्या प्रेशर्स हैं और किस तरीके से हम खर्चे कम कर सकते हैं और मिलजुल के इस मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तहा मैं कहूंगी आप जरा सा नीड और वांट यानी कि ख्वाहिश और ज़रूरत का जरा थोड़ा सा फ़र्क क्लियर कर दें सुनने वालों को भी और हमें भी, कि कभी कभी हमें सिर्फ चाहत होती है, उसको हम ज़रूरत के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं, और हमें ज़रूरत तो सिर्फ दाल चावल की भी होती है, लेकिन हमें ख्वाहिश होती है कि हम ये खाएंगे। जबकि सवाल ये पैदा होता है जो आपकी ख्वाहिश है आपको ना मिले तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं। तो आप जरा इसका फ़र्क ज़रा क्लियर करिएगा प्लीज़। जी बड़ा मुश्किल सवाल है, ऑफ कोर्स ये हर ख़ानदान हर तबके के हिसाब से वेरी करता है, बट जाहिर है देखें बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात हैं वो तो खाना पीना, साफ़ हवा, पानी और ऑफ कोर्स ख़ानदान का साथ, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही बुनियाद है इंसानी वजूद की और हमारी सेहत की। और हाँ ये और चीज़ें भी हम इंजॉय करते हैं, उनसे हमें सुकून मिलता है और फ़ायदा होता है, लेकिन जाहिर है कि अब जो ये तंग वक्त है तो हमें ये देखना है कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं। और अब मसला ये कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी शायद ना हो पाए, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने जो फालतू खर्चे हैं उनको कम करके, और जो लोग मुतासिर हैं ज़्यादा तो उनको भी सपोर्ट करें अपने जो हमारे इख्तियार में उसके हिसाब से। अच्छा बिल्कुल, फालतू खर्चों के साथ साथ हम एक दूसरे के लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास नज़र दौड़ाना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे चाहे वो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मोहल्लेदार हैं, कोई भी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और कोई और अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और वो ज़रूरियात की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें एक दूसरे के लिए कितना हेल्पफुल होना चाहिए, कितनी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो एटलीस्ट ये चीज़ नोट करें और उसके लिए कुछ जो आप कर सकते हैं वो कर सकें। बिल्कुल सही बात है। ये और भी ज़रूरी है कि जो लोग थोड़े से खुशकिस्मत हैं माशी तौर पे इन हालात में, तो वो जो लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं उनकी मदद करें। और फिर देखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मसलन कि इस तरह अभी पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कराची में ही बहुत सारे लोग, पेट्रोल महंगा हुआ
तो उन्होंने बोला कि यार मेरा ये रूट है, तो मैं गाड़ी है मेरे पास, जिसको आने मेरे साथ आ जाए बिल्कुल मुफ्त में, सही। तो कारपूलिंग वगैरह शुरू हुई, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह। तो इससे फिर क्या होता है कि माशरे में एक दूसरे के साथ, एक तो जो लोग जिनके पास जरिया कम है तो उनकी मदद भी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आकर थोड़ा सा क्लैरिटी भी दी और मेंटल हेल्थ किस तरह अफेक्ट कर रही है, कैसे हम सब मिलकर अपने घर का एक बजट डिजाइन कर सकते हैं। शाज़िया वाला सवाल कि हम किस तरीके से मिलकर अपनी इस चीज को बचा सकते हैं कि हम नेगेटिविटी की तरफ ना जाए और कुछ अच्छे आगे वाला फ्यूचर जो है हमारा, कहते हैं ना कि पे नाउ एंड प्ले लेटर, तो हमें इस वक्त ये अपनी ख्वाहिशात को पे करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ये हमें कॉस्ट लगेगी, सो वी कैन प्ले एंड हैव अ गुड टाइम इन आवर फ्यूचर। और गुड टाइम ऑफ फ्यूचर की बात करें तो मुबारक हो, मियाओ ने ग्रेजुएशन कर ली। मियाओ ने, ये मियाँ की बात कर रहे हैं आप या मियाओं की बात कर रही हैं? मियाओं की बात करिए, बिल्ली ने ग्रेजुएशन कर ली है। और ये अमरीकी तालिबा फ्रांसिस्का हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और पढ़ने के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन जब उन्होंने मुकम्मल की तो उन्होंने ये एजाज अपनी पालतू बिल्ली के हमरा हासिल किया। और वो कैसे हासिल किया? यूनिवर्सिटी की तकरीब में फ्रांसिस्का जो है वो अपनी बिल्ली सूकी, उनका शायद मेरा नाम है, और उनको भी साथ लेकर गई थी। उन्होंने ये कहा भी है कि सूकी ने मेरे साथ तमाम ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत की है। एक तो हम कोविड में देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जब वो क्लासेस अटेंड कर रही होंगी ऑनलाइन तो वो बिल्ली भी, जो जिनका नाम सूकी है, वो उनके साथ उन्होंने हैट भी पहनी है और साथ जो उनका गाउन है पूरा ग्रेजुएशन का वो भी पहना हुआ है, और ने ग्रेजुएशन कर ली। तो इन दोनों को बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह से तस्वीर भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है और दोनों ने गाउन और कैप पहना है, इस पे लोग उनको बड़ा पसंद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इन दोनों के रिश्ते साथ आ जाएं, क्योंकि बच्चे जब ग्रेजुएशन कर ली तो अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो बच्ची ने भी कर ली ग्रेजुएशन, बच्ची की बिल्ली ने भी कर ली, तो अब अच्छा सा एक बिल्ला और एक अच्छा सा लड़का देख लें इनके माँ बाप, इनके लिए इनकी शादी करा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुबारक हो जनाब। स्पेन में डाकिये के घर से 10 साल पुराने 20,000 खत बरामद हुए। ये तमाम खत इनके अपने थे जो अपने आप को ये डाल रहे थे, क्या चक्कर पता नहीं, आई डोंट नो, बट लेट्स फाइंड आउट। डाकिये ने खुतूत दर्जशुदा पतों पर अरसाल नहीं किए थे जनाब, ये इनके थे ही नहीं। पुलिस ने 62 साला डाकिये का नाम नहीं बताया। डाकिये ने जनाब बियार नामी शहर में अपना घर फरोख्त किया था। और हुआ कुछ यूं था कि जब उन्होंने अपना घर फरोख्त कर दिया, जो नए मालिक मकान आए, उन्होंने घर में आने के बाद तज़ीन और आयशा काम शुरू किया, सफाई का काम शुरू किया, और एक कमरा खुला तो अंदर से बहुत सारे बॉक्सेस निकले। और बॉक्सेस में जब देखा तो कई जो उसके अंदर खतूत थे वो मौजूद थे, और पता ये लगा कि तकरीबन 20,000 खतूत जो है बरामद हुए हैं, वो कभी भेजे ही नहीं गए, वो इरसाल किए ही नहीं गए, और वो उनके पास ही थे। कितना बड़ा क्राइम है। किसी बेगम ने बताया, मुबारक हो आप बाप बन गए, वो खबर नहीं उनको पहुंची है। किसी का पता होगा मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी, वो खुशी खुशी आया होगा शादी करने के लिए, उसको पता ही चला वो सच का। मतलब इतने सारे पैगाम, और लोग शिकायत कर रहे होंगे कि आपने हमारे खत का जवाब नहीं दिया। हाँ, और लोग लड़ते हैं कि तुमने मुझे खत नहीं लिखा, रिश्ता खत्म, अब हमारे इस घर में शादी नहीं होगी, शादी नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन भी पैदा हुई होगी, वो तो सीरियसली बिल्कुल। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब उन जो बॉक्सेस थे उनको खोला गया तो उसके अंदर कचरे के डब्बों में से भी बहुत सारे जो हैं वो खतूत निकले हैं, उनका बंडल बरामद हुआ। और पुलिस ने डाकिये को अमानत में खयानत के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद घर से बरामद जो खतूत हैं उन्हें पोस्ट ऑफिस मुंतकिल किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि उनको अब भेजा जाएगा, यानी कि 20 साल के बाद जो खत है वो लोगों को मिलेंगे। तो क्या क्या खबरें उनको मिलेंगी 20 साल पुरानी जो लोगों ने बतानी चाहिए थी? एग्जैक्टली, वाकई 20 साल बाद मिलेंगे और सबको क्या क्या पता चलेगा 20 साल बाद, अल्लाह रहम करे। लेकिन बात यह है कि शुक्र है हमारे वाले डाक बाबू नहीं थे, क्योंकि हमारे डाक बाबू तो बहुत अच्छे थे। डाक बाबू मेरा खत ले जाओ और नानी अम्मा को ले आओ, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह। और खबरें कैसी मिलेंगी कि मेरी जॉब हो गई है, 20 साल पहले जॉब चली भी गई होगी शायद। मुबारक हो, आप बाप बन गए। वो कहेंगे अब तो मैं नाना भी बन गया। जनाब 20 साल से खत नहीं मिले, देखेंगे अगर हमें कुछ पता चल रहा है इस रिपोर्ट के हवाले से आगे। लेकिन इस प्रोग्राम में यहाँ पर लेते हैं बड़ा छोटा सा वक्फा, रहिएगा हमारे साथ, या चाय या फिर पानी ले लीजिए और बैठ जाइए, और मिलते हैं इस वक्त के बाद। प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान के साथ। चाय पीने के साथ साथ मैं हूं शाज़िब अहमद, और बात अब हम करेंगे क्रिकेट की, क्रिकेट के मैदान से, क्योंकि मुल्तान में हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए। वनडे सीरीज जो खेली गई वेस्ट इंडीज़ के साथ, उसमें पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मिडिल ऑर्डर की बातें हो रही थी, मिडिल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शादाब खान ने मैन ऑफ द मैच करार पाया वो, और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को 53 रन से शिकस्त देने में कामयाब रहा, जो कि तीसरा मैच हुआ। बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने देखी।
मुल्तान स्टेडियम की रौनकें भी बड़ी अच्छी लगी। सर मैं आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज प्लीज। अच्छा ये बताएं कि मैंने धानी के बारे में सुना था कि उनका फर्स्ट टाइम वनडेज में खेलने का उनको चांस मिल रहा है। हाउ डिड ही डू? बिल्कुल, सबकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं, थी। और हम ये Proud बात of कर लेते हैं जो सीनियर क्रिकेट राइटर हैं सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुहेब अलवी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Walaikum salam. Just like every other Pakistani cricket fan, very happy. बिल्कुल, वी आर हैप्पी टू सर। और साथ में हम आपसे जानना भी चाहते हैं जो सीरीज में क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान ने, कैसा लग रहा है आपको? परफॉर्मेंस को खासतौर पर कैसा देख रहे हैं आप पाकिस्तान की? देखिए रिजल्ट वाइज तो ऑब्वियसली सब खुश हैं, बट पाकिस्तान को आई थिंक ये जाहिर हो गया है कि अगर ये टॉप टीम होती तो दे माइट हैव लॉस्ट 2-1, maybe 3-0, बिकॉज बहुत जगह ऐसी सॉर्ट ऑफ स्केप पहले मैच में 300 से ज्यादा रन दे देना इस बैटिंग साइड को जो कि इतनी नहीं है डिस्पाइट देयर पॉइंट्स। उसके अलावा सेकंड मैच में आपने समझिए दे हैड मोर डिलीवरीज लेफ्ट। मुझे ये बताएं कि शादाब खान ने जिस तरह खेल पेश किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, और मिडिल ऑर्डर की बातें हो रही थी, मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपको उम्मीद थी कि ऐसी बैटिंग करेंगे? देखिए उम्मीद इस हद तक नहीं थी, तो उन्होंने जिस 16 तक वो बल्लेबाजी अपनी दिखाई उन्होंने, और जहां तक पाकिस्तान का स्कोर ले गए, लेकिन गुड इनफ फॉर अ 50। You can't expect him to bat like this in every match, so I wouldn't rate him as a substitute for a middle order batsman. पाकिस्तान को अभी भी अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो रिविजिट करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, टॉप टीम होगी ये फंस जाएंगे, बिकॉज देखिए नंबर 4 पे आपका विकेट कीपर ऑलराउंडर, नंबर 5 पे आपका और नंबर 6 पे आपके बॉलिंग ऑलराउंडर, ये आते हैं 6 और 7 ऑनवर्ड। अगर आप 4, 5, 6 पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन को, खुशदिल शाह को जैसे आपने नंबर 7 पे कर दिया था दूसरे मैच में, तो यू नो आपने एक ऐसे रोल्स डिफाइन किए कि खुशदिल शाह से आखिर 10 ओवर में बैटिंग करें। अगर ये रोल डिफाइन किया और आपकी पहली 4 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं जैसे कि सेकंड ओडीआई में हो गई थी, तो आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स देख रहे हैं। इतनी दफा नवाज, इतनी दफा शादाब चलेंगे अगेंस्ट वेरी गुड बॉलर्स, क्योंकि हम ये मस्ट नॉट लूज द फैक्ट we've got very talented batsmen. बाबर आजम is probably one of the best batsmen in the world. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने 3 ODI जीते थे, उसका टॉप बॉलिंग अटैक नहीं था, ये भी वेस्ट इंडीज का सेकंड बॉलिंग अटैक प्रेफरेंस था। अच्छा सुहेब सर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, जरा ये बताइएगा कि हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि अगर लाला होते थे तो लाला एक दफा आउट होते थे तो फिर 9 लग जाती थी आउट होने की। बाबर आजम की सिचुएशन में भी यही लग रहा है। डू वी हैव अ पैटर्न दैट वी फॉलो, और यू नो हम जिस तरह आपने कहा ना कि नई स्ट्रैटेजी रिविजिट करनी पड़ेगी, क्या पैटर्न्स को तोड़ने की जरूरत है? ये रिपीटेडली एक चीज अगर हो रही है कि बाबर आजम आउट है फिर वो लाइन लग गई, क्या अब भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पर जो है ऑब्वियसली सवाल उठ रहे हैं? मैंने आपको पॉइंट बताया ना, हम ये कर रहे हैं कि हम नंबर 4 से ऑलराउंडर्स को भेज रहे हैं। हम रिजवान एज अ विकेट कीपर ऑलराउंडर भेज रहे हैं, फिर बॉलिंग ऑलराउंडर भेज रहे हैं, तो इसमें बाबर आजम का कसूर नहीं है। बेसिकली बाबर आजम जस्ट लाइक एनी अदर बैट्समैन गेट आउट अर्ली। आपने 5, 4, 5, 6 पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खिलाए, कम से कम 4 और 5 पे तो आप खिलाएं। और अगर आपने खुशदिल शाह को रखा है एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, लेकिन उसका रोल ये डिफाइन किया है कि वो फिनिश करेगा, तो अगर 25वें ओवर पे बारी आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई बल्लेबाजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और साथ में सुहेब अलवी साहब, फखर जमान की हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी हमें नजर नहीं आ रही है। आप समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट पर में जो है वो आइंदा सीरीज में पाकिस्तान को शान मसूद को कंसिडर करना चाहिए और ओपनर खिलाना चाहिए उनको? देखिए इस मैच में भी अगर आपने नहीं रखा था, अब्दुल्ला शफीक की पारी बनती थी। आप एक ऐसे बल्लेबाज को रख रहे हैं जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, वो 1 in 8 innings 1 in 6 innings में आपको स्कोर कर देगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप पावर प्ले वेस्ट कर रहे हैं, आप इमामुल हक के ऊपर दूसरा प्रेशर डाल रहे हैं। और मैं फिर यही कहूंगा, वी आर गेटिंग अवे विद सेकंड 11 बॉलिंग अटैक्स फॉर द लास्ट 6 ODIs। ऑस्ट्रेलिया में हेजलवुड नहीं था, स्टार्क नहीं था, कमिंस नहीं था, यहाँ पे आपका जेसन होल्डर नहीं था, और वैसे तो उसके ऑर्डिनरी बॉलर्स हैं।
अभी आपकी वीकनेसेस छुप रही हैं, लेकिन जब आपके टॉप बॉलिंग अटैक्स आएंगे तो यही ओपनर इमामुल हक प्रेशर में आएगा, फखर जमान प्रेशर में आएगा। बाबर तो खैर वर्ल्ड क्लास है, वो खेल जाएगा, लेकिन फिर वो उस लेवल से नहीं खेलेगा। आप देखें दूसरे ओडीआई में उसने कोई 24 गेंदों में 8 रन बनाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक फ्लैट ट्रैक पे अगेंस्ट लोअर लेवल बॉलिंग अटैक 275 बना सका। तो इसमें क्रैक्स हमें नजर आए हैं। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर ऑन द हायर साइड, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव था क्वालिफाई करना डायरेक्टली 2023 में, जो कि हमें लग रहा है। बट अगर हम बिहाइंड द विक्ट्रीज देखें तो वी गॉट सीरियस कंसर्न्स इन सिलेक्शन एंड इन बैटिंग ऑर्डर। क्वालिफाई करने के लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें वाकई देखना पड़ेगा कि हमारी जो कमजोरियां वो कहां पर हैं और कौन सी कोताहियां हैं जिनको हमें ठीक करना है। थैंक यू वेरी मच शोएब अलवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया क्रिकेट पर बात करने के लिए। खासतौर पर अभी जो सीरीज हुई है उसमें हमें किस तरीके से अपनी बैटिंग लाइन स्ट्रांग करनी है, कैसे बॉलिंग बेहतर बनानी है और क्या कुछ करना है। माया वाह वाह शाजिब भाई, क्या बात करते हैं। आपसे पता है आप इतनी अच्छी बात करते हैं, आप ही को सुने फिर उसके बाद। तो अगला जो है ना वो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताना चाहूंगी जी, महकमा सिंध सेहत ने जो है एक नया इनिशिएटिव लिया है, वो बड़ा अच्छा है। सुबह भर की तरह महकमा सेहत सिंध ने कराची से कुछ फासले पर मौजूदा जजीरा, एक छोटा सा आइलैंड है, पर आवाम को कोरोना से बचाव के बूस्टर्स जो है लगाने के लिए बेहतरीन जो है वो इनिशिएटिव, बेहतरीन कदम उठाया है जनाब। महकमा सेहत के अफसरान और टीमें कराची से कश्ती पर सवार होकर जो है वो जजीरे पहुंच रही हैं और रिहायशियों को वैक्सीन लगा रही हैं। ये सब कैसे हो रहा है जानते हैं हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज रिंद से। जी इब्राहिम भाई, कैसे हो रहा है साहब, प्लीज हमें दिखाएं। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर घर घर बूस्टर डोज लगाने का भी फैसला किया गया, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। जिसके साथ साथ केमाड़ी, जो कि बाबा भेट शाह और आइसलैंड के इलाके भी हैं, जजीरे हैं समंदर के बीच में, वहाँ की आवाम को भी बूस्टर वैक्सीन और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर केमाड़ी के डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि तकरीबन कितनी आबादी है, उनको लगाने का कितना फ़ायदा होगा। लोग दूर तक नहीं जा सकते, सिविल जिना या बासी की तरफ नहीं जा सकते, तो उनको घर घर लगाने के कितना फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा इकदाम है कि हम हाउस टू हाउस कवरेज दे रहे हैं बूस्टर डोज के हवाले से। और तकरीबन जो 2 ये आइलैंड हैं, बाबा भिट और आइलैंड जो है, इन दोनों में हम तकरीबन हमारा टारगेट जो एलिजिबल लोग हैं उनको 2500 हम जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे इन 14 दिनों के अंदर। और उसके अलावा हम पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा मैडम अजरा फजल पेचुए साहिबा और PD EPI और हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा पूरे का पूरा इसमें हमारे साथ शामिल है। और हमें खुशी है कि हम उन लोगों को जिनको वैक्सीन नहीं लग रही, दूर जाना पड़ रहा है, तो हम उनको अपने इनके घर के पास ही हम उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर केमाड़ी टाउन डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, जिनका कहना था कि इनको बहुत खुशी हो रही है कि इस इलाके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, महंगाई की वजह से लोग पिसे हुए और ज़्यादातर इनका ताल्लुक जो है वो पेशा जो है वो फिशरीज़ का है, मछलियाँ पकड़ते हैं, तो इंतहाई गरीब लोग हैं। जैसे ही इनको पता चला कि महकमा सेहत सिंध की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर केमाड़ी की टीम जो यहाँ पर पहुँच के घर घर कोरोना और बूस्टर की वैक्सीन लगा रही, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अब हम मज़ीद चलेंगे उनके पास कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, कितना बड़ा वहाँ पे कैंप लगा हुआ है और आवाम कितना खुशी का इजहार करते हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हम भिट आइलैंड में, जहाँ पर छोटी छोटी और तंग गलियाँ होने के बावजूद भी महकमा सेहत सिंध की जो टीमें हैं, जो वैक्सीनेटर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और पोलियो वर्कर्स हैं, वो भी इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और वो घर घर जाके बूस्टर वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि आवाम जो है वो कोरोना से महफूज रह सकें। मेरे कैमरामैन अमार खान मेरे सीधा की तरफ दिखा सकते हैं कि इंतहाई छोटी और तंग गली है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि टीमें यहाँ पर मर्द व ख़वातीन वैक्सीनेटर्स और जो टीमें हैं वो यहाँ पर घर घर जाके फैसिलिटी फराहम कर रही हैं ताकि इस कोरोना से आवाम को बचाया जा सके। बहुत अच्छा इकदाम है महकमा सेहत सिंध की जानिब से कि घर घर मुफ्त फैसिलिटी फराहम की जा रही है बूस्टर लगाने की। तीसरा मरला है, 80 लाख से ज़्यादा अफराद को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की टीम के सुपरवाइज़र हामिद साहब, इनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये भिट आइलैंड का इलाका है, केमाड़ी टाउन और केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। ये हमारा हार्ड टू रीच एरिया है, यहाँ लोग लांचों में आते हैं। हमारी टीमें लांचों में सफ़र करके यहाँ तक पहुँची है, वैक्सीन भी यहाँ पर पहुँचाई गई। कोल्ड चेन का सिस्टम यहाँ पे मौजूद है वैक्सीन को प्रोटेक्ट करने का। अभी इस वक्त हमारी टीम जो है ना वो घर घर जा रही है और घर घर जाके
लोगों को बूस्टर डोज भी वैक्सीन लगा रही है और फर्स्ट और सेकंड डोज के अगर कोई रह गए तो उनको भी वैक्सीनेशन कर रही है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हामिद का कहना था कि यहाँ पर घर घर टीमें मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इनके बॉक्स भी मौजूद हैं जो कि वैक्सीन लगाई जा रही है, और यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है जो कि इनकी एंट्री कर रही है, घर घर जाकर इसको वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है, जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम है। इसी तरह सिंध भर की 58 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना से बचाव की बूस्टर वैक्सीन लगाई जा रही है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को ये लगाई जा रही है। जिस तरह महकमा सेहत ये अच्छा काम कर रहा है, इस तरह आवाम को भी चाहिए कि घर घर आने वाली टीमों को सपोर्ट करें और उसके साथ ताउन करें और बूस्टर वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि कोरोना से महफूज रहा जा सके। जो है वो भी यहाँ पर DHO साहब पहुँच चुके हैं, डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब। इसके साथ साथ उनकी टीमें भी मौजूद है। हमारे कैमरामैन अमार खान दिखा सकता है कि ये वो टीमें हैं जो कि यहाँ पे घर घर वैक्सीन भी लगा रही हैं और साथ साथ यहाँ पर फिक्स पॉइंट पे भी लगा रही हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैक्सीन की बड़ी मिकदार यहाँ पर मौजूद है। कोरोना के साथ साथ बूस्टर वैक्सीन भी लगाई जा रही है, जो कि एक आइलैंड की इलाके आवाम के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। हमारे साथ वैक्सीनेटर भी मौजूद हैं, मोहम्मद सलमान। इनसे पूछते हैं कि आज कितने लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं? सर, अब तक तकरीबन दर्जनों के हिसाब से वैक्सीन लग चुकी है, और बाकी ये है कि फर्स्ट और सेकंड डोज तकरीबन हो चुकी है। अब हमारा तकरीबन जो है बूस्टर के हिसाब से हमने काम शुरू किया, उसमें भी मेजॉरिटी लग चुकी है। काफ़ी लोग इससे खुश हैं, कह रहे हैं कि हमें आसानी दे रहे हैं आप लोग, और इसके हिसाब से जितने भी हमारे पास मोबिलाइजेशन वगैरह वो भी हो रही है और काम बेहतर से बेहतर होने की कोशिश कर रही है। साथ साथ देखा जाए तो ख्वातीन की बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुँच के वैक्सीन लगवा रही है। मुफ्त सहूलत फराम की जा रही है। पहले शुरू में वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी मुश्किलात होती थी, लेकिन अब उनको घर घर भी वैक्सीन लगाई जा रही है, जिस तरह इस जजीरे में लगाई जा रही है। तो हमारे साथ खातून भी मौजूद है। आप बताएं कितना खुश हैं और दीगर ख्वातीन कितना खुश हैं कि उनको घर पर दरवाजे पर महकमा सेहत वैक्सीन लगा रहे हैं? यहाँ की जो लेडीज़ है वो ज़्यादा खुश इसलिए हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर जाना पड़ता था खाली दिनों में, और काफ़ी जगह पर गई थी, लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पर इनको सहूलत मिली है कि ये लोग यहाँ तक आ जाते हैं। काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसा कि इलाका मकीन भी इंतहाई खुश हैं, साथ साथ वैक्सीनेटर भी मौजूद है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान खुद भी यहाँ पर डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब भी मौजूद है जो कि इनकी निगरानी कर रहे हैं। आज खसूसी तौर पर ये यहाँ पर आए थे बाबा आइलैंड में, जजीरे में, जहाँ पर इन्होंने आज बूस्टर डोज की जो वैक्सीन लगाई जाए उसका खुद मायना भी किया, दीगर तिबी मराकज़ का भी मायना किया। इलाका मकीनों ने इंतहाई खुशी का इजहार किया कि महकमा सेहत के अफसरान, ज़िम्मेदार अफसरान यहाँ पर आके खुद भी निगरानी कर रहे हैं। तो ये इलाके की आवाम के लिए बड़ी खुशी की बात है। और महकमा सेहत सिंध की वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजहर फजल पीचो ने भी पूरे सिंध भर की आवाम को भी हिदायत की कि वो इस मुफ्त सहूलत से फ़ायदा उठाएं और जो भी टीमें आ रही हैं घर घर वैक्सीन लगाने आ रही हैं उनके साथ भी भरपूर तामुन करें और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। आपने हमें अपडेट किया। वाकई में जो काम देखने में आ रहा है, जिस तरीके से वो लोग उनको पहली और दूसरी डोज शायद लग चुकी है, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये देखो हेल्थ मिनिस्ट्री इज डूइंग ग्रेट, यू नो। बिल्कुल, और जो अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको अप्रिशिएट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करना चाहिए अप्रिशिएट, क्योंकि जिस तरीके से कश्ती पर सवार होकर अमला वहां पर जा रहा है, मेहनत कर रहा है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो आइलैंड पर इस वक्त रह रहे हैं, ताकि उनकी सेहत का ख्याल भी रखा जा सके, वो भी कोविड से महफूज रहे और दीगर बीमारियों से महफूज रखने के लिए तमाम वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरीके से ये केयर करना इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि कराची में भी खासतौर पर जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने रेस्क्यू 1122 की बात की थी, इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम की बात की थी कि उसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा रही है। ये बेहतरी आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हेल्थ है। यस, तो महकमा सिंध जो है सेहत का डिपार्टमेंट, हम सब की तरफ से ढेरों मुबारकबाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर कासिम सुमरो, आप लोग तमाम टीम जो इतने अमेजिंग कदम उठा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे सिंध की अच्छी सेहत नजर आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ है। क्या गर्दन में जो दर्द होता है थकावट की वजह से होता है? अक्सर लोग यहाँ पे स्टिफनेस रहती है, कहते हैं यहाँ पे थक गए, सोए नहीं, टेढ़े सो गए, क्या वजह है? इस पर बहुत सारी बातें होंगी, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी। इस वक्त के बाद प्लीज डू स्टे विद अस। अपने हमारे साथ जाने का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, क्योंकि वक्फे बताने से पहले मैंने एक ऐसी बात कर दी कि भरमार हो गई मैसेजेस की कि भाई क्या सेगमेंट करने वाले हो। तो मैंने कहा भाई चले आपको बता ही देते हैं। शाहजेब और मैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब बैठे होते तो हम ऑब्वियसली 2 घंटे का प्रोग्राम कर रहे होते हैं।
पोस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स, मूवमेंट, मसल्स, स्ट्रेचेस, गर्दन में दर्द, मुसलसल जो है सख्ती होने, आप कभी गर्दन घुमाते हैं आपको लगता है आपकी रग जो है वो खिंच गई है, ये तमाम चीजें इंसान की बॉडी में कहीं ना कहीं होती रहती है। और सेकेंडली माया, हम चाहे हमारी गर्दन में दर्द हो या सर में दर्द हो, हम इसको नजरअंदाज करते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये तो एक अलग बहस है, लेकिन साथ में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपको अगर हम ये बताएं कि जो अलामात आपको जाहिर हो रही हैं, सर और गर्दन में आपके पेन है, तो ये कुछ अलामात जो है वो कैंसर की भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए चेक करवाना बहुत जरूरी है। और हम ये समझना भी चाहते हैं आज के कैंसर फैलने की वजूहात क्या होती हैं, क्या वो बुनियादी वजूहात हैं, क्या वो अलामात हैं जिससे ये मालूम हो सकता है कि ये कैंसर की अलामात है। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये अगर आपको साइंस पता होंगे तो आप बेहतर तरीके से उस एक्सट्रीम स्टेज पे जाने से पहले अपना ख्याल रख सकेंगे, स्ट्रेचेस कर सकेंगे, आपको पता होगा आपका किस पोजीशन में बैठने से आप स्टिफ हो जाते हैं। सो ये और बहुत सारी चीजें हमारे साथ आज हैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना कुमारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुमारी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। शाजिब ने, मैंने जो इतनी देर हमने पटर पटर बातें की हैं, डिड इट मेक सेंस? इट मेक सेंस, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में बात करेंगे तो उनके सिम्टम्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो स्पेसिफिकली क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जिन पे वाकई नज़र रखने की ज़रूरत है। तो हेड एंड नेक कैंसर अगर हम ब्रॉडली बात करें पहले तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि हेड एंड नेक कैंसर्स होते क्या हैं, आखिर कहते हैं किसको हेड एंड नेक कैंसर। तो हेड एंड नेक कैंसर जो फेस का निचला हिस्सा, नोज से नीचे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज और गर्दन तक का, इस हिस्से के कैंसर्स को हम कैटेगराइज करते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स में। अगर हम नोज से बात करते हैं, नोज के साथ हमारे पेरानेजल साइनसेस होते हैं एंड नेजोफेरिंक्स, पीछे की तरफ नेजोफेरिंक्स है, ये एक आ गए। उसके बाद आती है हमारी ओरल कैविटी विच स्टार्ट फ्रॉम लिप्स, हमारे होंठ से स्टार्ट होता है। होंठ के बाद अंदरूनी जो गाल की अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको हम बक्कल म्यूकोजा या चीक कहते हैं, जबान का कैंसर, इसके अलावा तालू का, ऊपर के तालू का कैंसर, ये सब ओरल कैविटी के कैंसर्स में आते हैं। फिर ज़रा पीछे चले जाएं तो पीछे हमारी ओरोफेरिंक्स है जिसमें कि सबने मैं समझती हूँ कि सब लोगों को टॉन्सिल्स सब अवेयर हैं, जो कि हमारे ओरोफेरिंक्स का एक हिस्सा है। टॉन्सिल्स के कैंसर हेड एंड नेक के कैंसर्स में आते हैं। पीछे से हमारी फेरिंक्स की वॉल आती है, ये आ गए। फिर नीचे चले जाएं तो हाइपोफेरिंक्स है जो कि हमारे निगलने का आला है, जिससे हम निगलते हैं खाना। वहाँ का कैंसर। थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो लैरिंग्स है। लैरिंग्स इज आवर वॉइस बॉक्स, जहाँ से अल्लाह ताला ने हमारी आवाज़ पैदा की है, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे, वहाँ का कैंसर। और लास्ट में जो हमारे थायराइड के गदूद होते हैं और पैराथायराइड के, ये सब, इन सब को हम कैटेगराइज करते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स में। इन कैंसर्स में जो मेन बेसिकली जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है 90 to 95% लोगों में, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक खास टाइप है, दैट इज अ मेडिकल टर्म, वो टाइप की होती है। फिर हम आप बात करनी थी कि क्या सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स देखिए, ये एक हमने बहुत सारे एरियाज की, बहुत सारे आज़ा की बात की, तो सिम्टम डिपेंड करेंगे कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है, साइट ऑफ कैंसर कौन सी है। फॉर एग्जांपल नोज का कैंसर है तो या नोज या पैरानेजल साइनसेस या नेजोफेरिंक्स, इनके कैंसर प्रेजेंट करते हैं कि पेशेंट कहेगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या नाक से खून का आना, या बाज़ औक़ात ये भी होता है नेजोफेरेंजियल के कैंसर में कि एक तरफ की जो कान है वहाँ में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया जिसको कहते हैं। तो ये सिम्टम्स उसको अगर ये सिम्टम्स जो है वो काफ़ी अरसे से हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, एक बाकायदा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, तो कैंसर को हम सोच सकते हैं कैसा हो सकता है। जो सर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, अक्सर हम ये शिकायत कर रहे होते हैं कि ये भी कुछ अलामात ऐसी हैं जिसको, या मैं चाह रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएट कर दें कि एटलीस्ट जो आम लोग हैं वो समझ सकें, जो घरों पर बैठे कहते रहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे सर में दर्द, ज्यादा भी ना हो जाए कि भाई सर गर्दन में दर्द हो रहा, खुदा ना खास्ता कैंसर हो, ऐसा भी नहीं। हम हेड एंड नेक की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो इनके कैंसर्स होते हैं उसमें गले में गिल्टियां आती हैं, लिम्फ नोड होता है ना हमारे, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दे आर मोस्ट इन इनिशियल स्टेज, मोस्ट ऑफ केसेस में ये पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं करते। लेकिन जब ये इतने बढ़ जाते हैं कि हमारी नर्व्स को, उन ऑर्गन्स को आगे पीछे से इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो तब ये पेन कॉज करवा सकते हैं।
ओरल कैविटी का कैंसर हो गया, जैसे इसमें एक सिंपल कंप्लेन होती है कि मुंह में छाला है, आम जबान में लोग छाला कहते हैं या अल्सर कहते हैं। ये वो अल्सर होते हैं जो इनको हम कहते हैं नॉन हीलिंग अल्सर, हील ही नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, अल्सर हील नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेनलेस होता है। तो ये जो नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, जो छाला बन रहा है और ज़्यादा हफ्तों चल रहा है, तो उनको ज़रूरी है कि इसको इग्नोर ना करें। डॉक्टर साहब, आपने मुंह के छालों, माउथ अल्सर्स की बात की जो कि कैंसर की वजह बन सकते हैं। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भाई को हुआ था अमेरिका में, तो मुझे पूछना था कि जो माउथ अल्सर होते हैं इसकी कोई ख़ास वजह होती है या कोई आम माउथ अल्सर भी कैंसर की वजह बन सकता है? देखिए, जो आम अल्सर्स होते हैं वो यूजली उसके बहुत सारी डिफरेंट एंजाइटी देख लें, गैस्ट्राइटिस देख लें, वो अलग उनकी कॉजेज़ आती हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली ये अल्सर्स होते हैं, ये आपको मैं इनका यही पैटर्न होता है जो कि हफ्तों तक, महीनों तक हील ही नहीं हो रहे। आम तरीके से शुरू होते हैं जैसे कि नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल आम तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं या पेनलेस हो सकते हैं। भाई आ गया, पता ही नहीं चला, स्टार्ट में छोटा था फिर बढ़ रहा है। राइट, स्टार्ट में जो है वो तकलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन अब खाना खाने में तकलीफ हो रही है, निगलने में तकलीफ हो रही है, मुंह खुलता नहीं है, इतना बढ़ जाएगा कि मुंह खुलता नहीं है मरीजों का। ये इसके सिम्टम्स जो है हो सकते हैं। ज़बान में छाला जैसे हो सकता है। पीछे चले जाएं तो नॉन हीलिंग अल्सर्स हो गए, जैसे नहीं हाइपोफेरिक्स मैंने बताया कि हमारा निगलने का आला है, तो अगर वहाँ हो गया तो क्या होगा, पेशेंट को सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आवाज़ बैठ जाए। वॉइस बॉक्स का कैंसर हो तो आवाज़ बैठ जाती है काफ़ी अरसे तक। बड़ा नॉर्मल है, लेकिन आवाज़ बैठना हम अक्सर लोगों में देखते हैं प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके फिर क्या दीगर कुछ अलामात भी होती हैं जिसपे हम ये सोच लें कि हाँ ये कैंसर की अलामात हो सकती हैं? देखिए, दीगर अलामात हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। चेक करवाना ज़रूरी है। चेक करवाना, एक मुस्तनद जो है ENT सर्जन से चेक करवाना इसको ज़रूरी है। और मैं यही बात कहूँगी, जो ज़्यादातर केस कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में है, तो वो तो हम कहते हैं कि शायद वो किसी वक्ती किसी चीज़ की वजह से हो, लेकिन उससे ज़्यादा अरसा ये रहे और ठीक भी ना हो रहा हो, बतदरीज बल्कि ख़राब हो रहा हो, तब तो ज़रूर दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इलाज की तरफ आ जाएं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बात करें और ENT की बात कर लेंगे, इसमें पाकिस्तान में अगर कैंसर का कोई पेशेंट है उसके लिए इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है और आसान है? जी बिल्कुल। अगर हम हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करें तो इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। इसका इलाज ना 3 तरीक़ों से होता है। पहला तो आता है सर्जरी, ऑपरेशन। सेकंड, किसी पेशेंट में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है और किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। और हर पेशेंट हम कहते हैं कि दूसरे पेशेंट से अलग है। हर पेशेंट के इलाज के लिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अरेंज करते हैं। इनको ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स में डिस्कस किया जाता है हर पेशेंट को कि कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसको, मोस्टली पेशेंट होते हैं कि जो इनिशियल स्टेज में है, सर्जरी करवा ली, उसके बाद उनके बायोप्सी की रिपोर्ट को, उनकी स्टेज को, रिपोर्ट को असेस करते हुए दे मे नीड के आगे उनको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी या कीमोथेरेपी की। तो हर पेशेंट की ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। ठीक है। सिर्फ ये 3 लोग नहीं होते, ये रेडिएशन वाले डॉक्टर हो गए या कीमोथेरेपी वाले या ENT सर्जन्स, इसमें साथ में हमें स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, और साथ में डाइट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मिल मिला के काम होता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम खुद सर और गर्दन के जो कैंसर से कैसे महफूज, मतलब एक्सट्रीम मेजर्स में ना जाएं, तो हम क्या क्या चीज़ों से महफूज रह सकते हैं? क्या हमें ख्याल करना चाहिए? किन चीज़ों से हमें अलर्ट रहना चाहिए? ये हो रहा है तो ये साइन हो सकता है, ये हो रहा है तो ये साइन हो सकता है, एक आम आदमी। जी। हेड एंड नेक कैंसर्स उन कैंसर्स में शुमार होते हैं जिनकी कॉज पता है हमें, जिनके रिस्क फैक्टर हमें पता है कि ये करने से हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है। ये उन कैंसर्स में से है तो बहुत जिनके हमें रिस्क पता है। जो 90 to 95% लोगों में जो रिस्क होता है, वो कॉमन जो कॉज है उसकी पान, गुटखा, छालिया, मेनपुरी, तंबाकू, चाहे स्मोकलेस हो या स्मोक तंबाकू, और साथ में फिर अल्कोहल भी मिला लें। ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो 90 to 95% बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं और ये बहुत कॉमनली यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो अगर हम बचना चाहते हैं इस कैंसर से, स्पेसिफिकली हेड एंड नेक कैंसर से,
तो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है खुद को। ठीक है, तो ये बेसिस बनती है, ये है। और बहुत कुछ केसेस में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक टाइप ऑफ वायरस है जो कि ये हेड एंड नेक कैंसर की कॉज बनता है। ठीक है, पाकिस्तान में इसकी शरह कम है एज कम्पेयर टू वेस्ट कंट्रीज, लेकिन ये भी एक वजह है हेड एंड नेक कैंसर होने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आप आई और आपने बड़ा डिटेल में हमको बताया और अवेयर भी किया कि जो आपके सिम्टम्स हैं अगर वो आते हैं तो आपको चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। और अब प्रोग्राम में जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है वो सबके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। हर इंसान अपनी किसी जिंदगी के हिस्से में जरूर सोचता है कि क्या मुझे इंश्योरेंस करवानी चाहिए। इंश्योरेंस हमारी जिंदगी में, देखिए जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता शाज़िब, अच्छे बुरे हालात कभी भी आ सकते हैं। इंसान उस बुरे वक्त के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन जरूर कर सकता है, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है। और अपने प्यारों को नागहानी आफत या आफत से बचाने के लिए इंश्योरेंस जो है वो बनाई जाती है। मुख्तलिफ इसके जो आपको पैकेजेस हैं वो ऑफर किए जाते हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। किसी भी शख्स पर इंसार करने वालों की तादाद हो, मौजूदा बचत, माली अहदाफ वगैरह। लेकिन अक्सर लोग इंश्योरेंस को लेकर बड़े कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, उनको समझ नहीं आती बहुत सारी चीजें, तो इनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं आती लोगों को समझ में, लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें देने ज्यादा पड़ जाए और हमें मिले इतने नहीं और पता नहीं मिलेंगे भी नहीं। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अब जैसे किसी शख्स पर इंसार करने वालों की तादाद, मौजूदा बचत, माली अहदाफ वगैरह, लेकिन अक्सर लोग जो है ना वो इंश्योरेंस को लेकर, जैसा शाज़िब ने कहा, बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पाकिस्तान की जो बेहतरीन इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी है उनकी हम बात करेंगे, EFU की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 87 साल उनका रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि EFU शोहरत तो पाकिस्तान की उम्दा तरीन इंश्योरेंस कंपनी बन चुकी है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं, लोगों की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आज खास तौर पर हम बात करेंगे। क्यों जरूरी है इंश्योरेंस होना? प्लीज हमारे आज का मेहमान जो है रजा रिजवी साहब, हेड ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट EFU से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। गुड मॉर्निंग टू यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। एंड सो हाउ इम्पोर्टेंट, मैं उर्दू में बोलती हूँ, हमारे लिए इंश्योरेंस कराना सबसे पहले कितना जरूरी? देखिए, ये एक जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं, अपने घर वालों को महफूज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से अहम होता है कि हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं चीज़ें उनके मुस्तकबिल के लिए। तो ये एक जिंदगी का बहुत अहम रुकन होता है। जिस वक्त हम लोगों ने ये कंपनी के जो हमारे चेयरमैन थे, द फाउंडर चेयरमैन रोशन अली भीमजी साहब मरहूम, उन्होंने जब ये कंपनी बनाई थी, उनका विजन ये था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट प्रॉफिट्स, वी हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो हम लोगों का बेसिक हदफ ये है कि हम लोग इंसानियत की खिदमत करें बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द लव्ड वंस। सर, हम जब देखते हैं हमारे मुल्क में लाइफ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है वो 1% से भी कम है, और हमसाये मुल्क से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनकी इसमें वाकई बहुत ज्यादा है। क्या वजूहात हैं, क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, या लोग क्यों घबराते हैं इससे? अच्छा, देखिए, हमारे मुल्क में 1% से भी कम की पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस में। अगर मैं लाइफ और जनरल दोनों को मिलाऊंगा तो उस वक्त मैं शायद 1% पे भी ना पहुंचूं। अवेयरनेस बहुत कम है। अगर आप हमारे हमसाये ममालिक के बारे में बात करें तो हमारे हमसाये ममालिक जो हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िलॉसफी ये है कि जिस कौम में इंश्योरेंस की अवेयरनेस ज़्यादा होती है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता होती है, क्योंकि उनके बच्चों को खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप होता है टू द ब्रेड विनर, उसके बाद भी वो लोग अपनी बाकी जिंदगी नॉर्मल तरीके से काफी हद तक गुजार सकते हैं। कम से कम फाइनेंशियली एटलीस्ट देखा जाए तो वो स्टेबिलिटी आ जाती है। करंट सिनेरियो में रजा साहब, बहुत इस वक्त जो है माशी हालात की बात करें तो हालात ही कोई नहीं है ना, मतलब जिक्र क्या करें हालात का, मतलब मुश्किल हालात हैं। इस करंट सिनेरियो में इंश्योरेंस क्या कैरेक्टर अदा कर सकता है? एक बहुत अहम कैरेक्टर अदा करती है। अगर मैं बात कर रहा हूं पिछले 2 साल की, जब हम लोग कोविड-19 से जब से हिट हुए हैं, जिन लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उनमें से बहुत से लोगों ने उनको इन कैश किया है, कुछ पार्शियल सरेंडर्स किए,
इंश्योरेंस का बेसिक मकसद ये होता है टू एक्ट लाइक एन अम्ब्रेला फॉर द रेनी डेज। ये वो छतरी है जो आपको बरसाती मौसम में बरसात के खिलाफ प्रोटेक्शन दे रही होती है। ठीक। तो जब आपके पास कोई बैकअप हो तो उस बैकअप को आप यूज कर रहे होते हैं फॉर द अनफोर्सीन डेज। लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए ये करती है। और बहुत छोटे अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा अमाउंट से शुरू करें। अगर आप 100 रुपए रोजाना भी बचा रहे हैं तो उससे भी आप अपनी फैमिलीज को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ताकि लोगों के अगर ड्यूबियस है या एम्बिगिटी है वो भी क्लियर हो जाए। जी, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं दरकार। अच्छा, अवेयरनेस के लिए चाह रहे हैं कि लोग अगर आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता है, उसके लिए क्या गाइडलाइन है? आप खास तौर पर आज हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं अगर वो लाइफ इंश्योरेंस कराना चाह रहा है? देखिए, बहुत सिंपल है। आप SMS के थ्रू 9898 के ऊपर लाइफ लिख करके एक SMS डाल दीजिए। हमारा एक फाइनेंशियल एडवाइजर हु हैज बीन ट्रेन्ड, एग्जामिन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय EFU लाइफ वुड गेट इन टच विद यू। वो आपके पास आएगा, आपकी ज़रूरियात समझेगा, आपके मुस्तकबिल के अहदाफ समझेगा और उसके बाद वो कोई प्लान डिज़ाइन करके आपको देगा। इंडिविजुअली आपके लिए प्लान जी, हमारे जितने प्लान्स हैं दे आर डिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर needs. They are all tailor-made. So if you have any requirement, you can also contact us through Facebook or Instagram or through EFU Live just by writing advise me. एंड हम लोग आपको कांटेक्ट करके आपके लिए जो भी चीज सबसे सूटेबल होगी हम आपको वो पेश करेंगे। रिजवी साहब, 9898 पर आप SMS करके लाइफ लिखें और आप SMS कर दें और वहां पर आपको रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच विद यू। सम रिप्रेजेंटेटिव वुड गेट इन टच विद यू हु इज क्वालिफाइड एंड लाइसेंस्ड टू डील विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अक्सर सवाल होता है, इस तरह आपने कहा, मैं थोड़ा हैरान हुई कि जब कोविड के दिनों में लोगों ने पार्शली अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी यूटिलाइज करने की कोशिश की, कितने अरसे में लोग यूज कर सकते हैं? बीच में कोई रेनी डेज आ जाएं जैसा आज आपने एग्जांपल दिया, या 5 साल का इंतजार करना पड़ता है, या कितना टाइम? जरा उस पर भी जरा सा क्लैरिटी। अच्छा देखिए, जो प्लानिंग होती है ना, लाइफ प्लानिंग, ये लंबे अरसे के लिए होती है। ठीक हो गया, ये 1-2 साल की नहीं होती। ठीक है, जितना अरसे आपकी पॉलिसी इन्फोर्स्ड रहती है, जब तक आपने कोई अपने अहदाफ जहन में रखे होते हैं, उस वक्त तक आपके लिए वो चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि 1 साल के अंदर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। हम लोग बुनियादी तौर पे एक ऐसी कंपनी है जो रिस्क मिटिगेट कर रही है आपकी फैमिली के ऊपर से। तो कुछ अरसे के बाद जब उसकी कैश वैल्यू बनना शुरू हो जाती है और आप इन प्लान्स के थ्रू बचत भी करते हैं, तो आप उसमें से जो भी फंड वैल्यू है आप उसमें से कुछ इनकैश कर लीजिए। आफ्टर अ लिटिल दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको ROI आता है उसके बाद जाके। जी देखिए, ROI तो व्हेन यू टॉक ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इट ऑलवेज डज टेक सम टाइम। या इट डज टेक टाइम, बिल्कुल ठीक है ना। यू कांट एक्सपेक्ट टू हैव मैंगोज द नेक्स्ट ईयर ऑन द ट्री। नहीं हो सकता। यही क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि आपने फॉरेन इंश्योरेंस लिया और आपको फॉरेन रिजल्ट मिल जाए। सब्र, तहम्मुल, अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, लेकिन जब बहुत मुश्किल वक्त है, कहीं पे रास्ते ना हो, वहां पर ये इंश्योरेंस जो अप्लाई करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, EFU किन एग्जाम की या कितने टाइप्स के इस वक्त जो इंश्योरेंस है वो ऑफर कर रहा है लोगों को? देखिए, हम लोग EFU लाइफ बेसिकली EFU ग्रुप का एक हिस्सा है। हम लोग जनरल इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। एंड हेल्थ। अच्छा, मैं लाइफ में काम करता हूं। लाइफ में हमारे मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स मौजूद हैं, हमारे डायरेक्ट ब्रांचेस मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 150 शहरों में तकरीबन 360 से ज़्यादा ब्रांचेस काम कर रही हैं। हमारे 15 बैंक्स से ज़्यादा के साथ पार्टनरशिप है। हम बैंक्स की 5000 ब्रांचेस को यूज़ कर रहे हैं टू प्रोवाइड कवरेज टू एवरीबडी इन द कंट्री। We also have group life insurance which caters for corporates और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी पूरी जितने एम्प्लॉयज होते हैं उन सबको हम कवर करते हैं। तो जनाब EFU की तरफ से 9898 पर SMS कर आप लाइफ LIFE लिखकर और आपको रिप्रेजेंटेटिव आपकी मदद करेगा अगर आप चाहते हैं। साहब आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म हो चुका है शो का, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से कल। जब तक कीजिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।